Hello, beta. As we know that previously we completed about what is a shielding effect और what is a screening effect. और अभी ये जो periodic classification of elements में बेटा हमें अभी start करना है periodic properties. और ये जो periodic properties हम देखने वाले हैं in that one, the first of the important, very important property we are discussing about atomic size बोलो या atomic radius बोलो, दोनों भी same है. थोड़ा इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे बेटा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज ये क्या होता है हम लोअर क्लासेस में कुछ पढ़ लिए और अभी 11th क्लास, 12th क्लास, हायर क्लासेस में कुछ और पढ़ते हैं. बेटा लोअर क्लासेस में बताया जाता है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ द एटम. तो क्या कहते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस मतलब इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. और एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, ये लोअर क्लास का डेफिनेशन है कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस. So it is the distance between the nucleus to valence electron are called as a atomic radius, and this is the definition that we have to learn in lower classes. हम छोटी क्लासेस में यही पढ़ते आए, पर जैसे आप हायर क्लास में आ गए 11th क्लास में आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया था बेटा इलेक्ट्रॉन विल हैव ए डुअल नेचर. ये हमको हायर क्लास में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा डुअल नेचर है. मतलब टू एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टी इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल. तो पहला केस हो गया इलेक्ट्रॉन विल हैव ए पार्टिकल नेचर. मतलब ये नेचर ऑफ लाइट में बताते हैं ना बेटा, दैट इज ए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइगन्स वेव थ्योरी, वही वाला कंसेप्ट है. तो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल कॉल्ड एज ए पार्टिकल नेचर, as well as it will revolve around the nucleus in the form of a wave, so it will also called as a wave nature. तो अब अगर बात करते हो बेटा आप पार्टिकल नेचर की, तो न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डिस्टेंस देखो सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है. इलेक्ट्रॉन आपका अगर यहाँ पहुंच जाए तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस अभी न्यूक्लियस से सेम है. ये पार्टिकल नेचर के लिए ये डेफिनेशन लागू होता है. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर है बेटा, एक है पार्टिकल और एक है वेव. दोनों नेचर से वो लाइट्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, राइट. बट अगर मैं वेव नेचर कंसीडर करूं तो ये मेरा डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मेरा डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन हो गया. बेटा ये कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा है, फिर ये कम है, ज्यादा है. लेकिन पार्टिकल नेचर में देखो बेटा इलेक्ट्रॉन अब भी वही डिस्टेंस में, वही डिस्टेंस में, वही डिस्टेंस में. तो बात आ गई, अगर आप लोअर क्लास में डेफिनेशन बोलते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, तो सही है बेटा. लेकिन अगर आप हायर क्लास में आके ये डेफिनेशन बोलते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हायर क्लास में आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल. तो बेटा वेव नेचर के हिसाब से अगर आप ये डिस्टेंस बताना चाहो, ये और ये सेम नहीं है, कम और ज्यादा है. तो अब कंफ्यूजन आ गया कि सर हम इलेक्ट्रॉन्स अगर डेफिनेशन हमको देना है तो हम कैसे देंगे, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन अगर हमें देना है हम कैसे देंगे. तो इसीलिए इन्होंने क्या बताया बेटा, एटॉमिक रेडियस का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो आप ऐसा समझो कि आपका एटम आइसोलेटेड नहीं है, वो किसी से जुड़ा हुआ है. जुड़ा है मतलब द एटम इज नॉट द आइसोलेटेड बेटा, द एटम विल बी कंसिडर्ड एज अ बॉन्डेड एटम. अब बॉन्डेड एटम मतलब एटम दूसरे एटम से जुड़ा हो, तो जुड़ा होगा तो बॉन्डिंग होगा. तो ये जो बॉन्डिंग आती है तीन तरह की आती है बेटा. पहली वाली होती है, एक होता है एटम दूसरे एटम से बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना लिया, तो आई शुड से द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड. हो सकता है ना बेटा. देखो आपका ये एटम है, वेरी गुड, दूसरे एटम से शेयरिंग कर रहा है बेटा, शेयरिंग कर रहेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन अंदर में शेयर हो गया. तो ये न्यूक्लियस इस एटम का, ये न्यूक्लियस इस एटम का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट मी टेल यू बेटा, ए और ए न्यूक्लियस है. तो लेट मी टेल यू डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है. क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है. अगर आप इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ लेते हो यहां से यहां तक, क्या आप देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस. तो अब मैं लिख रहा हूं बेटा सी रेडियस मतलब कोवेलेंट रेडियस, इट इज इक्वल टू
हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये एक केस हो गया, कब बेटा? अपना एटम बॉन्डेड है, कैसा बॉन्डेड है? कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कब बना होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग से बेटा एक एटम दूसरे एटम के अंदर चले गया, शेयरिंग होगी ना। एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हो सकता है कि वो एटम्स ने अपने आप में कुछ बॉन्ड बना ले, एंड डू यू नो द बॉन्ड कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। बेटा मेटालिक बॉन्ड कैसे होते हैं ये ऐसा समझो, एक मेटल की प्लेट है। अब मेटल की प्लेट में आप जानते हो मेटल भी लूज इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। वैसे सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा पॉजिटिव देते हैं। बेटा ये मेटल और ये इलेक्ट्रॉन, बेटा ये मेटल और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहूंगा। ये एक मेटल की प्लेट है बेटा। आप इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मूव कर रहे हैं। वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक सी है, रिवर है। उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल है जिसको हम कर्नल कहते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? कर्नल। तो कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन देखो इस तरह से ये जो कर्नल है ना ये आपके इलेक्ट्रॉन सी में मूव कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर देखना चाहो ना बेटा, ये वाला मेटल ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके बॉन्ड बनाया, ये वाला मेटल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके बॉन्ड बनाया। बेटा इसने भी बॉन्ड बनाया, इसने भी, देखो प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या होगा? ये एक मेटल का एटम है और ये एक मेटल का एटम है। बेटा इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये बॉन्ड शेयरिंग का था तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड मेटल का है तो मेटालिक बॉन्ड है। क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू आए, देखो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा एक इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है, आई मीन वी नो इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसको ऐसे बताए जाते हैं बेटा, ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, दोनों जुड़े हुए हैं, द बॉन्ड कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, इस एटम का न्यूक्लियस ए, इस एटम का न्यूक्लियस ए, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ए एंड ए इज कॉल्ड एज ए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड half of these internuclear distance beta is called as a metallic radius। तो DAA इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा कर लो तो भाई ये आपका हो गया मेटालिक मेटालिक रेडियस। इज इट क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज ट्राई टू आंसर इट। बेटा ये मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन सा रेडियस सबसे छोटा है इन दोनों में? बस सोचो, थोड़ा सोच के बोलो। मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में अगर आपसे पूछा जाएगा विच रेडियस इज अ स्मॉलर, कौन सा छोटा रेडियस है, तो सोचो थोड़ा, बताइए बेटा, थोड़ा सोच के बोलो कि क्या हो सकता, विच इज अ स्मॉलर रेडियस। सोच पाए? वेरी गुड। सोच पाए? वेरी गुड। अब देखो ये दोनों एटम अंदर गए, शेयरिंग हो गई तो रेडियस छोटी है, ये टच कर रही तो रेडियस थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं अमॉन्ग दी कोवालेंट रेडियस, सुनो बेटा, अमॉन्ग दी कोवालेंट रेडियस एंड अमॉन्ग दी metallic radius, beta metallic radius is greater in size than the covalent radius। metallic radius बेटा greater in size than the covalent radius। क्योंकि देख रहे हो ना ये मेटालिक बॉन्ड है, मतलब एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम से सिर्फ टच है बेटा, उसके अंदर में नहीं गया, जस्ट वो टच है, एंड ड्यू टू दैट द बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कोवेलेंट। इज इट क्लियर? ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इसके बाद मुझे थर्ड पॉसिबिलिटी बोलनी है, और वो थर्ड पॉसिबिलिटी है दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेडियस फॉर्म बाय two molecules which are attracted to each other, and that attraction will be called as a van der Waals force of attraction। अब ये क्या है हम अलग से सीखेंगे, इसका ले लो। और एक बेटा ये जो आपने मेटालिक रेडियस जो निकाला है, आई शुड टेल यू हियर सर, दिस मेटालिक रेडियस जो आपने अभी निकाला है, half of the internuclear distance of the two atom which are bonded to each other by metallic bonded ना, तो metallic radius is also called as a what? crystal radius। कंफ्यूज मत होना भाई,
Metallic radius is also called as a what? Crystal radius. Please take a screenshot up to here. क्लियर है? सो बेटा हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड एटम की बात करो तो बेटा आइसोलेटेड एटम में दो एटम्स के बीच, आइसोलेटेड एटम में एटम का रेडियस हम ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बिकॉज एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव ए डुअल नेचर, एक आएगा बेटा पार्टिकल नेचर और एक आएगा आपका वेव नेचर। हेंस हमें कंसिडर करना पड़ता है दैट इज ए बॉन्डेड फॉर्म। अब ये मैंने बॉन्डेड फॉर्म बता दिया आपको। अब देखिए बेटा थर्ड फॉर्म कॉल्ड एज अ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। लेट मी डिस्कस दिस वन सेपरेटली। यहां करा देता हूं मैं। गुड, ध्यान से देखिए। ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां ला लेंगे हियर। बेटा वन मोर इज दैट कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, तो आप जानते हो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैट, इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ऐसे तो पांच तरह के हैं, आपने जाना होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। कौन सा? आयन डायपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल ही है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल। डायपोल इंड्यूस डायपोल नॉन पोलर में आता है, वैन डर वाल। बेटा इंड्यूस डायपोल मतलब नॉन पोलर के बीच में इंड्यूस डायपोल कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्स, राइट, वैन डर वाल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है होती है कंपेयर टू वैन डर वाल, ये है। अब देखो ये कहां पर एग्जिस्ट की जाती है, तो भाई ये दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एग्जिस्टेड ओनली इनटू द इनर्ट गैसेस व्हेन इट इज इन द सॉलिड स्टेट, राइट। मैं बता दूंगा, इसको पहले समझेंगे। बेटा ये मॉलिक्यूल है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल है। बेटा ये भी अरे ये मैंने ऐसे बनाना था, ये ऐसा बनाना मतलब मेटालिक दिखेगा ना। थोड़ा सा मैं इसको कोवालेंट बताने की कोशिश करूंगा। अब सही है बेटा, कोवालेंट है। और यहाँ देखिए ये भी एक मॉलिक्यूल है। आप जान रहे हो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉन्ड कोवालेंट है। कैन वी से बेटा ये क्लोरीन एटम मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल। कैन वी से बेटा क्लोरीन एटम मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि आप जानते हो इन बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन द बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। भाई दो क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के सरफेस में और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल का लार्जर सरफेस होने के कारण ड्यू टू दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एग्जिस्टेड बिटवीन देम। हो रहा बेटा? तो अब देखिए इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। बेटा व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज ए? सर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज ए वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक तरह का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसमें देखिए बेटा आपका ये क्लोरीन एटम इट इज हैविंग द न्यूक्लियर ए। बेटा आपका ये क्लोरीन एटम इट इज हैविंग द न्यूक्लियर ए। बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैन वी से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बोलूं मैं इसको? सो दिस डी ए इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आप इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेते हो तो आपको क्या होगा बेटा? और एक बात, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड कैसे हैं? ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आधा लेते हो दैट मींस इट इज कॉल्ड एज ए वैन डर वॉल रेडियस। क्या कहते हैं बेटा? वैन डर वॉल रेडियस। हाफ मतलब मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां से ऐसे कर दूं, अब ये डिस्टेंस देखो आपको क्या आ रहा? वैन डर वॉल रेडियस। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों, एक है कोवालेंट एक है मेटालिक और एक है वैन डर वाल, सुनो बेटा हमें ऐसा देखा गया है बाय डेफिनेशन एंड बाय सीइंग दिस वन, कोवालेंट रेडियस इज स्मॉलर इन साइज देन द मेटालिक रेडियस। देखा है ना बेटा आपने?
कोवालेंट रेडियस इज स्मॉलर इन साइज देन द मेटालिक रेडियस। और बेटा ये आपका मेटालिक रेडियस जो है ये वाला, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, क्रिस्टल रेडियस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, क्रिस्टल रेडियस। और बेटा इनसे सबसे बड़ा कौन है? हाँ सर, एक है, दैट इज अ वैन वाल रेडियस। तो आपने क्या बोलना, विच एटम इज हैविंग ए लार्जर इन साइज, the atoms which are involved in the van der Waals force of attraction will have van der Waals radius which is a larger in size than the metallic or crystal radius than the covalent radius, ये सबसे छोटी होगी। राइट बेटा, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लो बेटा इतना स्क्रीनशॉट। तो ये वैन डर वाल रेडियस कहाँ देखी जाती है बेटा? इट इज सीन इन इनर्ट गैसेस इन सॉलिड स्टेट। मतलब आपके इनर्ट गैस जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये वाला वैन डर वाल रेडियस देखा जाएगा बेटा। इट इज सीन इन नॉन मेटल सॉलिड्स। अब भाई क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, देखिए क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, बट अगर ये क्लोरीन आपका नॉन मेटल जो होगा सॉलिड में होगा, राइट, दैट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल ऑफ सॉलिड बोथ कोवेलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट। मतलब अगर आपके नॉन मेटल्स अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इनके पास दो दो रेडियस आती है। पहली रेडियस किसकी भाई? कोवेलेंट रेडियस। आपने अभी भी देखा है क्लोरीन मॉलिक्यूल में बताया ना कोवेलेंट, हाँ भाई यहां से यहां तक कोवेलेंट बॉन्ड है, हाफ ऑफ इट कोवेलेंट रेडियस। इसके साथ देखो ये दोनों आपके नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका हाफ ले लो तो आपको क्या आएगा बेटा? वी आर गेटिंग द वैन वॉल्स वैन डर वॉल्स रेडियस। तो देखो बेटा नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल हैव कोवेलेंट रेडियस एज वेल एज वैन डर वाल रेडियस। अगर इनर्ट गैस आपका ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो इनर्ट गैस इन द सॉलिड स्टेट आल्सो हैव द वैन डर वाल रेडियस। लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ इनर्ट गैस इन सॉलिड स्टेट वाला। बेटा ये नियॉन है, ये भी नियॉन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बेटा ये नियॉन आपका सॉलिड स्टेट में है तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज अ वैन डर वाल रेडियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉल्ड एज ए व्हाट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और भाई इसका आधा ले लो, आपको क्या आएगा? वैन डर वाल रेडियस ऑफ द नियॉन। मतलब इनर्ट गैस जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो इट विल हैव वैन डर वाल रेडियस, लेकिन नॉन मेटल जब सॉलिड स्टेट में आएगा सर इट विल हैव कोवेलेंट रेडियस एज वेल एज वैन डर वाल रेडियस। बेटा समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? बेटा ऐसा देखा गया है स्पेशली वैन डर वाल रेडियस के लिए, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है अप्रोक्सीमेटली 2 times ऑफ द कोवेलेंट रेडियस इज द वैन डर वाल रेडियस। हाँ ये भी स्टेटमेंट है, मतलब ये एक स्पेशल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाए गए हैं बेटा कि वैन डर वाल रेडियस जो होते हैं, सुन लो आप, वैन डर वाल रेडियस जो होते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 times ऑफ कोवेलेंट रेडियस होते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेटली है बेटा, ऐसा मत समझना कि सर आपने बोल दिया और हो गया ना, ये एक स्टेटमेंट है। किसी का एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लूं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस देखो और क्लोरीन मॉलिक्यूल का वैन डर वाल रेडियस देखो और इक्वलाइज कीजिए बेटा, वैन डर वाल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 times ऑफ कोवेलेंट रेडियस, राइट, वेरी गुड। अब आएगा बेटा नेक्स्ट वन, इन तीनों रेडियस के बाद में द थिंग विच वन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द क्लास, दैट वन इज आयनिक रेडियस।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। हो गया। तो ये मैंने बता दिया अबाउट द आयन, ये कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, मतलब ये सब में देखो बेटा शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताना पड़ा। ये वैंडरवाल रेडियस हो गया क्योंकि वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसमें और एक पॉइंट पढ़ना है सर, दैट विल बी कॉल्ड एज ए आयनिक रेडियस। आई होप सारे बच्चे जानते हैं आयनिक रेडियस क्या होते हैं। बेटा या तो ये हो सकता है आपका कैटायनिक रेडियस, और एक तो हो सकता है सर आपका एनानिक रेडियस। एनानिक रेडियस सर, ये कैटायन कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए, है ना बेटा, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो कैटायन कैसे बनता है बेटा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो कैटायन बनेंगे। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो एनायन बनेंगे। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैटायन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एनायन, राइट। देख लीजिए बेटा, हमको एक एक पढ़ना है इसमें। चलो फर्स्ट वन आई वांट टू डिस्कस विथ यू कैटायन। सो आई शुड डिस्कस विथ यू व्हाट? कैटायनिक रेडियस। एक एग्जांपल लेंगे सर। बेटा सोडियम इज ए एटम, इट विल लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na प्लस आयन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब आपको लग रहा है सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? तो भाई एक बात हमने कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। 2 + 8 कितना होता है सर? 10। 10 + 1 कितना हो गया? 11। बेटा स्टेबिलिटी रूल बताता है कि प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज ए अनस्टेबल। मतलब स्टेबल आने के लिए कितना होना चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो आपको लग रहा है सर 7 ऐड करना कि एक रिमूव करना? तो मैं बोलूंगा सर एक रिमूव करना। अगर आप एक रिमूव करते हो तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गई। एक इलेक्ट्रॉन गया, कॉन्फ़िगरेशन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रही कैसे सर? इन द फॉर्म ऑफ अनस्टेबल टू स्टेबल। आ गया? हाँ सर, यहां देखिए आप कितने शेल्स थे, शेल के, शेल एल, शेल एम। बेटा यहां शेल काउंट कीजिए, के और एल। यहाँ 3 शेल थे, यहाँ 2 है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए कि कम हो गए सर? सर नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर कम हो गए। डिक्रीज इन द, डिक्रीज इन द ऑर्बिट्स और शेल्स, डिक्रीज इन द साइज। तो ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं ये एटम कैसा है, तो आपने बोलना सर ये आपका न्यूट्रल एटम है। सर न्यूट्रल एटम कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। सर आपको कैसे मालूम? हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बेटा ये क्या है? आपने बोलना आयन है। बेटा किसी भी सर आयन के सर पे पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब क्या होता है? सर इट इज कॉल्ड एज ए कैटायन। बेटा ये कैटायन न्यूट्रल है क्या? ना सर, ये चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ बेटा, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सर ये स्टेबल है। कैसे मालूम? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा, सर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बजाय 7 तो ऐड कर सकते थे ना? हाँ बेटा, केमिस्ट्री का एक रूल है, आप मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकते हो और आप मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकते हो। मींस मैक्सिमम यू आर एबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम यू आर एबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर आपको लूज करवानी है, 4 इलेक्ट्रॉन तक लूज करवा सकते हैं और मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक गेन भी करवा सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई। तो आप मुझे बताओ न्यूट्रल एटम और आपके कैटायन में किसकी साइज बड़ी? बोलो। बेटा एटम आपका न्यूट्रल है और ये आपका कैटायन है। सर इन दोनों में किसकी साइज बड़ी? ऑब्वियसली न्यूट्रल की बड़ी है। इसको पेरेंट एटम कहते हैं बेटा। न्यूट्रल इज आल्सो कॉल्ड एज ए, इट इज कॉल्ड एज ए पेरेंट एटम। तो बेटा पेरेंट एटम की साइज कैसी है? कैटायन के कंपेयर में बड़ी है, क्योंकि वो आपके पास में 3 शेल दिखा रहा है सोडियम में, कैटायन में 2 ही शेल दिखा रहे हैं। शेल्स का डिक्रीज होना मतलब साइज क्या हो जाती है सर? डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? राइट सर, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा। वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को? राइट right?
इज इट क्लियर? सर हमसे पूछा गया स्पेशली कैटायन के लिए, बेटा अगर मैं फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ द कैटायन पूछूं तो बहुत से फैक्टर में एक फैक्टर ही पकड़ लो. व्हाट इज दैट? सर साइज ऑफ द कैटायन is inversely proportional to magnitude of charge. अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है बेटा? अगर आपने ठीक से शील्डिंग इफेक्ट समझा होगा तो जेड अफेक्टिव. जेड अफेक्टिव इक्वल टू मालूम है क्या है बेटा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जेड अफेक्टिव इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट. नहीं मालूम? ठीक है मैं करा देता हूं, निकाल दो इसको. वेरी गुड. अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए बेटा. फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट मी डिस्कस द एग्जाम्पल विच वन आई एम गोइंग टू टेक बेटा. आयरन वाला ले लो. ये एफ ई है, ये एफ ई का +2 है और ये एफ ई का +3 है. अब बोलो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है? इस पे है. जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? आपका पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएंगी. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा उतने पॉजिटिव चार्ज रखेगा. सर जितने पॉजिटिव चार्ज रखेगा उतनी छोटी साइज. सर कैन वी से इट इज द ऑर्डर ऑफ द आयनिक साइज, है ना बेटा? ये छोटी ये बड़ी. जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगी उतनी बड़ी साइज होगी. सॉरी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगी उतनी छोटी साइज होगी और जितनी कम उस पर चार्ज होगी उतनी बड़ी साइज होगी. ये हो गया एफ ई का. इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट है? राइट. सेकंड वन वी विल सी नाउ द बी कॉल्ड एज ए एनायनिक रेडियस. अभी भी सुधीर सर ने बताए थे कि सर आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो? 4. सुधीर सर ने ये भी बताए थे आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो? 4. फॉर एग्जाम्पल देखो भाई यहाँ पर एनायन कैसे बनता है. क्लोरीन इज एटम हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल 2,8,7. भाई ये K शेल, L शेल, M शेल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज ए अनस्टेबल. बेटा ये एटम है कि आयन है? तो आप बोलना एटम है. और कैसा है? अनस्टेबल. क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में है. सर आपका स्टेबल कब होगा? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बेटा बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. 8 कैसे बनाओगे? क्या 7 निकालोगे? नहीं सर, सुधीर सर बताए थे कि 4 इलेक्ट्रॉन अप टू 4 आप गेन करवा सकते हो और अप टू 4 आप लूज करवा सकते हो. 7 है तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा लिए. अब इसके सर पे नेगेटिव आ गई. गेन करो तो नेगेटिव, लूज करो तो पॉजिटिव. जितने गेन करो उतनी नेगेटिव, जितने लूज करो उतनी पॉजिटिव. राइट सर. अब गेन करवा लिए 2,8,8. देखो वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया. मतलब आपका के एल एम, बात तो वही है ना. अभी भी 3 शेल, अभी भी 3 शेल. लेकिन भाई ये एटम था, ये आ गया आयन. कौन सा आयन बेटा? एनायन. मतलब सर पे नेगेटिव चार्ज एनायन. बेटा एनायन कैसा है? न्यूट्रल है कि क्या है? भाई ये चार्ज है. तो ये कैसा है? एटम ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है. अब इसमें ये अनस्टेबल था हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. अब ये क्या हो गया? स्टेबल. बेटा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ये आपका क्लोरीन का एक एटम था. ये क्या है बेटा? एटम है. अब जैसे ही ये क्लोरीन का एटम आयन बनता है तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके ऊपर आ जाता है. गेन किया ना बेटा. गेन करने से देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके सराउंडिंग में आ गया. मतलब आप ये साइज और ये साइज कंसीडर किए करो बेटा. ये साइज लार्जर इन साइज है. whenever these atoms are gaining the electron, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड आता है बेटा. मतलब आप ऐसा मत समझो, कभी भी ऐसा मत समझना कि इसमें कोई बाउंड्री है. ऐसा यहां से यहाँ बाउंड्री नहीं होती बेटा. वो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाता है. आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता, यहाँ भी हो सकता. ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन में पढ़ोगे बेटा. इज इट क्लियर? तो हम आपको यही बताना चाहेंगे व्हाट इज दैट कि बेटा जब जब आपका न्यूट्रल एटम का एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बढ़ने से साइज ऑफ द एनायन बढ़ जाएगी. तो हम बोलेंगे बेटा अगर आप बात करो किसी न्यूट्रल एटम की
और न्यूट्रल एटम को अगर आप एनायन के साइज में, मतलब आयन की साइज अगर आप कंपेयर करवाना चाहते हो, एनायन इज लार्जर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको भी, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। ले लिए? ले लिए? चलो अच्छी बात है बेटा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम एनायन को। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय गिविंग वन एग्जांपल फॉर यू। राइट, पहले यहां तक तो लिख लो आप कि न्यूट्रल और एनायन में साइज ऑफ द एनायन विल बी लार्जर और इट विल बी ग्रेटर। राइट सर? ये क्लोरीन किस में आ गया, ठीक है बेटा। ये जो होता है अभी एग्जांपल जो हमने क्लोरीन का किया था, Z इज इक्वल टू 17, इसमें आपको क्या करना पड़ता, Z इफेक्टिव ऑफ एनायन एंड Z इफेक्टिव ऑफ न्यूट्रल एटम को देखना पड़ेगा। चलो Z इफेक्टिव कैसे देखेंगे बेटा, चलो ये समझेंगे हम क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन एटम है और ये बेटा आपका क्लोराइड आयन है। राइट, एटॉमिक नंबर 17 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 17, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम है 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। बेटा यहाँ पर प्रोटॉन काउंट कीजिए कितना है, ये भी 17। प्रोटॉन काउंट कीजिए, ये भी कितना है, 17 है। अगर आपको Z इफेक्टिव निकालना है तो आपको Z बाय E निकालना पड़ेगा। राइट, कैसे निकालते हैं आई विल टेल यू बेटा। चलो यहां तक लिख लो, प्लीज टेक ए नोट अप टू हियर। Z बाय E, बेटा मुझे Z बाय E क्लोरीन एटम का निकालना है और मुझे Z बाय E